जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही समय है कुछ कर दिखाने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने टीजीटी पीजीटी पेपर को देखते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है। यह उस सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें हमने भारतीय प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि हमारा इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिन लोगों की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है उनका एक बार रिवाइज़ हो जाए और जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अच्छे से, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का जो टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक काल। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसकी जो खोज की थी 1867 में ही हो गई थी, जो कि आर्कीवोल्ड कलाई ने स्पेन की अल्तामिरा गुफाओं से 12 वर्ष पहले ही कर ली थी। लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था उस समय। ऐसा माना जाता है कि भारतीय महाद्वीपों में अनेक स्थलों की खोज कॉकबर्न, एडसन और उनके मित्रों द्वारा कर ली गई थी और यही लोग थे जो पहले अनुसंधानकर्ता कहलाए थे। अब प्रागैतिहासिक शब्द के बारे में जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक शब्दों में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्राग और इतिहास। प्राग का अर्थ होता है पूर्व का युग, इतिहास का मतलब होता है इतिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ मिलता है इतिहास से पूर्व का युग। ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1850 ईस्वी में सेंचुरी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल विल्सन ने किया था अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक एनालिसिस स्कॉटलैंड में। आपसे पूछा जा सकता है कि द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, तो वो डैनियल विल्सन की है। और इसमें किसका प्रयोग किया था उन्होंने? ऐतिहासिक शब्द का। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको काफ़ी एग्जाम्स में मिला होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास जान लेते हैं। भारतीय चित्रकला का जो समय है वो 30,000 का, जो चित्रकला का समय है वो 30,000 से 3,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और प्रागैतिहासिक चित्रकला को हमने 3 श्रेणी में भी बांटा है, जिससे उनके बारे में पता लगाया जा सके कि किस किस युग में किस किस की खोज हुई थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। विश्व में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण 1817 सेंचुरी में स्पेन की अल्तामिरा से प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्पेन की गुफा अल्तामिरा से होता है, जो कि 1879 सेंचुरी में हुआ था। भारत में पूछा जाता है तो वो 1880 सेंचुरी में मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ था। तो आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में मुख्यतः खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख रहा है वो गेरू रंग रहा है, और जिनको रंग जो होते हैं उन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया जाता था प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक जो चित्र थे वो धरातल पर बने थे या फिर गुफाओं के अंदर बनाए गए थे, और जो वो दीवार बनाई गई थी वो खुरदरी हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने उसमें कोई कारीगरी नहीं की थी, सिर्फ सिंपल ही उन्होंने उस पर रेखांकन कर दिए गए थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को ओझा भी कहा जाता है। तो ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है कि किस समय के चित्रकारों को ओझा कहा जाता है, तो वो प्रागैतिहासिक काल में कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया था। एक था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उन्हीं के अनुसार हम प्रागैतिहासिक काल को समझ सकते हैं। दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल, जो कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों ही के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जाता है। और थर्ड आता है हमारा ऐतिहासिक काल, इसके लेखन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सीजी थॉमस, जो कि डेनमार्क के जो व्यक्ति थे, जो राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 30,000 ईसा पूर्व से
25,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और जो मध्य पाषाण काल का युग जो माना जाता है वो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और जो नव पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं जो कि पूरा पाषाण काल में खोज हुई थी, जो मध्य पाषाण काल में खोज हुई थी और जो नव पाषाण काल में खोज हुई थी। तो पहले हम जानते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चित्रकला की जो खोज शुरुआत हुई थी वह किस काल से हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास जो हुआ था प्लाईस्टोसीन काल या फिर हिमयुग में हुआ था। ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास 3 स्थान थे, उसमें सीमित रहा था। जो पुरापाषाण काल का मानव था वो था अंगोला, चिगलपुट नहीं है, पुत है, तथा कुटुप्पा क्षेत्र तक ही सीमित रहा था। इस समय का जो मानव था वो क्वाली जॉइंट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। इन्हीं को क्वाली जॉइंट मनुष्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वाली जॉइंट जो था वह एक पत्थर का नाम था जो कि पुरापाषाण काल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिमयुग में रहने वाले मानव को पत्थर का मानव या फिर क्वाली जॉइंट मैन के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रुशफुट महोदय ने किया था 1863 में। ब्रुशफुट महोदय को पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। ऐसा आपसे पूछा जाता है कभी एग्जाम्स में कि पाषाण काल का जो जनक कौन था, वो ब्रुशफुट था जिसने खोज की थी 1863 में। भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज भी ब्रुशफुट महोदय ने ही की थी। भारत में औजारों की खोज मद्रास के समीप पलवल नामक स्थान से हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि औजारों की खोज कहाँ से हुई है, तो वो मद्रास के समीप है पलवल नामक स्थान से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में जो पल्लावर नामक वरम जो है वो तमिलनाडु के चिगलीपुत में मिलता है, नामक जिले में मिलता है। तो इस समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी पुरापाषाण काल की, वो आग की खोज रही थी। और यहाँ का जो मानव था वो सोन नदी की घाटी पर निवास करता था। और इस काल को सोन नदी घाटी के निवासकर्ताओं के नाम से ही से जाना जाता है, जैसे कि सोन नदी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पुरापाषाण काल की 2 विश्वव्यापी विशेषता रही थी जो बहुत ही ज़्यादा मुख्यतः रही थी। पहली थी एक चकमक उद्योग की स्थापना। इसमें पुरापाषाण काल में जो हुई थी वो चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। दूसरी जो हुई थी वह आधुनिक प्रारूपों के मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। तो ये आप दोनों बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्स में। पुरापाषाण काल की जो औजारों में कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, विधानी और खंडन का प्रयोग आदि मानव करता था। आपसे पूछा जा सकता है कि आदि मानव लोग जो थे पुरापाषाण काल के वो किन औजारों का प्रयोग करते, तो कुल्हाड़ी थी, हस्तकुठार था, विदारणी थी और खंडक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से मिला है, तो वह सोन नदी घाटी से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हस्तकुठार किस स्थान से मिला है भारत में, तो वो सोन नदी घाटी से मिला है। पशुओं की हड्डी से बनी हुई मूर्ति जो मिली है वह लोहरा नाला यानी कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो आप जरूर याद रखेंगे। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो वो मध्य प्रदेश के हथनौरा से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुरापाषाण काल खत्म हो चुका है, अब वो स्टार्ट होता है हमारा मध्य पाषाण काल। इसका जो समय जो माना जाता है वो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल की जो खोज हुई थी वो 1867 में क्लाइन ने की थी। इसे हम संक्रमण, संधि काल, फलक संस्कृति या आखिट और पशुपालन या फिर लघु पाषाण उपकरण काल के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये सभी नाम याद रखना, क्योंकि इनमें से कभी ये पूछ लिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्ट किए हैं। इस समय का जो मानव था वो धीरे धीरे अपनी कलात्मक अभिरुचियों में विकास में उन्नति करने लगा था। यानी कि जो मध्यकाल का था वो ना ही तो पुरापाषाण काल से ही रिलेट रहा था और ना ही वह नवपाषाण काल से रिलेट था। ये दोनों के बीच की कड़ी था, ये जो इन दोनों को जोड़ता है। ना ही तो इसमें ज़्यादा विकास हुआ था और ना ही कम हुआ था, ये सिर्फ एक लिमिट तक रहा, एवरेज रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस मध्य पाषाण काल में औजारों को अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप से बनाया गया था। यानी कि जो पहले ऐसे ही बना लिया जाता था जिसमें कोई शार्पनेस नहीं होती थी या फिर ज़्यादा शुद्धता से नहीं बनाया जाता था, सिर्फ उन्हें एक क्लियर थी यानी कि ज्यामिति आलेखन जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से इसे इस सुडौलता दी गई थी। इस युग में
तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि तीर कमान जो था उसमें उसका आविष्कार किस प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, तो वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल की मनुष्य की जो विशेष उपलब्धि रही थी वह पशुपालन हुई थी। यहीं से पशुपालन की जो प्रथा थी वो स्टार्ट हुई थी। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन की जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण काल में भी किस स्थान से हुआ था, वो एक तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से और राजस्थान की बागौर से हुआ था। और यहाँ पर शवादहन यानी कि जो अंतिम संस्कार, दाहन संस्कार जो बोलते हैं, उसका जो शुरुआत हुई थी वो मध्य पाषाण काल से ही हुई थी। तो आप ये भी याद रखें, मध्य पाषाण काल का जो एकमात्र प्रमुख और प्रमाणित स्थल था वो भीमबेटका है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं किस काल से संबंधित है, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल की जो मानव ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र को भीमबेटका की राजधानी बनाया था। ऐसा माना जाता है जो प्रागैतिहासिक काल का जो मनुष्य था उसने अपना जो क्षेत्र बनाया था वो भीमबेटका को बनाया था अपनी राजधानी। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाने वाले जानवर था वो कुत्ता था। अगर आप ये पूछा जाता है कि किस जो पालतू पशु कौन सा रहा था, वो जो प्रागैतिहासिक जो लोग थे यानी आदि मानवों ने जो पालतू जानवर कौन सा रहा था वो कुत्ता था। इस काल में कुछ नए औजारों का भी आविष्कार हुआ था, जैसे कि बाण और धनुष। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में किस औजार का आविष्कार हुआ था, तो वो धनुष और बाण का हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल कि पूरा पाषाण काल के बीच की कड़ी था, यानी कि जो मध्य पाषाण काल का जो व्यक्ति था वह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की एक कड़ी था। अब हमारा स्टार्ट होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का। इसे उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह जॉन लुबाक ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नवपाषाण काल की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो जॉन लुबाक ने की थी 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। अगर ये पुस्तक भी पूछ लिया जाएगी कि किस पुस्तक में किया है, वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है, जिसके जो सहयोग दिया था यानी इनका जो सहायक बने थे वो प्राइमरोज थे, डॉक्टर प्राइमरोज थे। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो क्या थी, वो कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक नहीं थे, यानी कि वह दूसरे खाने पे की खोज नहीं करता था, वह खुद उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में। भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन वह हाथ से बनाना स्टार्ट कर दिया था और वह चाक का भी प्रयोग करने लगा था। ये भी वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा सभी एग्जाम्स में। नवपाषाण काल के जो निवासी थे वो सबसे पुरानी कृषि समुदाय के थे। ये पूछा जा सकता है कि किस युग के जो निवासी से आदि मानव थे वे सबसे पुराने कृषि समुदाय से थे, तो वो नवपाषाण युग के थे। किस काल के मानव ने एक उन्नत समाज की नियम भी रखी थी, यानी कि यहीं से जो जो लोग रहते हैं इकट्ठे समूह में समुदाय में रहते हैं वो इसी नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल का मानव जो था वो पूरे भारत में तो फैल गया, लेकिन जो मेन उसका रहा था वो बेलारी प्रधान केंद्र रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7,000 ईसा पूर्व बताया गया है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से अवस्थित है, जो कि मेहरगढ़ नाम से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन क्योंकि करंट अफेयर्स से है और इसे ज़रूर आप याद रखें। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रांगण जो प्राप्त होते हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य मिला था वो नर्मदा घाटी से मिला था। किसी के जो प्राचीन साक्ष्य थे वह लुहरा देव से प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल के लोग जो थे उन्होंने अनाजों में जो अनाज जो किए थे, जो अनाजों की पैदावार की थी, उनमें रागी और कुल्थी थे और अन्य अनाज भी थे, लेकिन ये ज़्यादा मुख्य थे। और इसी समय में यानी कि नवपाषाण काल में ही पाक तकनीक का भी प्रारंभ हुआ था। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है और इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो आप इसको स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें।
पॉलिश लगाने की जो कला का भी आविष्कार हुआ था वो भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलिश लगाने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो नवपाषाण काल से हुई थी, प्रागैतिहासिक काल के। नवपाषाण काल की प्रमुख जो उपलब्धियाँ हुई थी, यानी कि यहाँ पर किस किस चीज़ का पूर्णतः विकास हो चुका था, वो कृषि का हो गया था। बुनाई, कुंभाकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन और पॉलिश लगाने की कला और लिपि का भी संपूर्ण तरीके से विकास हो चुका था। नवपाषाण कालीन अब हम स्थल देख लेते हैं कौन कौन से थे। आपसे ये पूछा जाता है कि यह किस स्थान का है, सिकंदपुर दे देगा आपको या फिर बेलारी दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि ये प्रागैतिहासिक काल का कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें था बेलारी, सिकंदपुर और वायनाड के बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़ी, हिरनी हिरना, बिल्ला सरगम, बुढ़प्पा, परगना और पंचमढ़ी बांदा। ये सभी क्या थे, ये नवपाषाण काल के स्थान थे। इन्हें आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है सभी एग्जाम्स में, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी हो। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख केंद्र, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, जो कि उत्तर प्रदेश में मिले थे, मध्य प्रदेश में मिले थे, झारखंड में मिले थे, कश्मीर में मिले थे। लेकिन इनके भी अंदर जो जिले पड़े थे वो कौन कौन से थे, वो आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश का हम पहले लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले चित्र मिले थे, जो कि मिर्ज़ापुर था। मिर्ज़ापुर जो पड़ता है वह, जैसा कि अभी बताया, वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह किस नदी पर पड़ता है, सोन नदी पे पड़ता है। और अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाती है दोस्तों, तो वो कैमूर की पहाड़ी है। अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है तो वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं मिर्ज़ापुर के चित्र। इसकी जो खोज हुई थी वो 1880 में हुई थी, और जिसने खोज की थी वो थे C.L. क्लाइन एंड कॉकबर्न ने मिलकर इसकी खोज की थी। प्रमुख स्थान है जो कि मिर्ज़ापुर के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, एक तो है लिखुनिया, भंडरिया, मेहडरिया, घोड़मगर, लोहरी, कोबरा और शोहरी रोपकांड। ये सभी इसके प्रमुख स्थान रहे हैं। मंगल बिडम, मलवा, हिरनी हिरना, चुनार, कंटाकोंड, सीता कोबरा गुफा और विजयगढ़ गुफा। तो इन सभी को आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले घुड़मगर नामक स्थान से गहरी का शिकार, यानी कि गिलहरी के शिकार का चित्र मिला है, जो कि जिसकी खोज हुई है घुड़मगर से। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मिर्ज़ापुर में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्रों का जो समय माना जाता है वो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, और यह जो है मिर्ज़ापुर वह नवपाषाण कालीन स्थल है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिर्ज़ापुर किस मतलब प्रागैतिहासिक काल का किस समय से संबंधित है, तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा लिखुनिया। लिखुनिया जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है और जो कि स्थान है मिर्ज़ापुर में। इसकी जो नदी है वह गरई नदी पर स्थित है लिखुनिया। लिखुनिया से प्राप्त जो प्रमुख चित्र है ये 3 है, बहुत ही फेमस है। नृत्य वादन का चित्र, माता पुत्र का चित्र और हाथी के शिकार का चित्र। इन्हें आप अच्छे से रट लेना, नोट डाउन कर लेना। जितने भी ही लाइन है इसमें सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट आता है हमारा बांदा। ये भी उत्तर प्रदेश में। इसकी जो खोज करता थे, जिन्होंने खोज की थी वो C.A. सिल्वेराड थे, और जो खोज की थी वह 1907 में की थी। और जो बांदा है वो केन नदी के समीप है। मिर्ज़ापुर के अन्य स्थलों में जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार है। मिर्ज़ापुर के अन्य स्थलों से प्राप्त जो कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं जो मिर्ज़ापुर के अंतर्गत हैं। घायल सुगर जो मिला था वो भंडरिया से मिला था। ऊँट का जो चित्रण मिला है वो मेहडरिया से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गैंडे के शिकार का चित्र कहाँ से मिला है, तो वह घोड़मगर से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जलती मिसाल का चित्रण कहाँ से मिला है, तो वह लोहरी से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 आदमियों का चित्र लाल, पीले और सफ़ेद रंग से चित्रित है, वह कहाँ पर मिला है, तो वह विजयगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 घोड़े का चित्र कहाँ से मिला है, तो वो सरहट से मिला है। तो आप इन सभी चित्रों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे और इन पे हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर क्विज़ कर लोगे, तो आपको मैं कह रही हूँ कि गारंटी दे रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ने के बाद आप इन्हें बिल्कुल नहीं भूलोगे। एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ताकि आप पेपर के टाइम पे और रिवाइज़ कर सको। नेक्स्ट हमारा बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धरधारी का चित्र कहाँ पर मिला है, वो करियाकुंड में मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिना पहिए की छक्का गाड़ी का चित्रण कहाँ पर मिला है, तो वो मनिकपुर में मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 दंडीधारी अश्वारोही का चित्र जो अपने अपने घोड़े की रास्ते में पैदल चल रहे हैं, वह कहाँ से मिला है, तो वो मालवा से मिला है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे एक ऐसी गाड़ी का चित्रण हुआ है जिसमें पहिए नहीं है, वह कहाँ से हुआ है? तो वो मालवा से ही हुआ है, और जिसमें पहिए मिले हैं वो भी मालवा से मिले हैं। नेक्स्ट हमारा ढाल और अस्त्र लिए हुए योद्धा कहाँ से मिला है? तो वो आजमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक शिकार पेड़ के डाल पर माला लिए हुए है, तो वह कहाँ पर चित्रित है? तो वो होशंगाबाद में चित्रित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी को पकड़े हुए कहाँ पर मिला है, कहाँ पर चित्रित है? तो वो लिखुनिया में चित्रित है। चोंचदार पुरुष कहाँ पर है? मणिकपुर में। ये पूछ लिया जाता है और ये कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ की प्रागैतिहासिक स्थल, जो छत्तीसगढ़ में जिस स्थान पर चित्र मिले हैं उनको देख लेते हैं हम। सिगनपुर है हमारा पहला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पहले वो मध्य प्रदेश में पड़ता था। अगर आपको ये पेपर में पूछ लिया जाता है और दोनों ऑप्शन में आता है तो आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ लगाना है। अगर छत्तीसगढ़ नहीं देता है तो फिर आपको मध्य प्रदेश ही टिक करना है। और ये रायगढ़ जिले में स्थित हैं। इसकी जो खोज की थी अलग अलग विद्वानों ने की थी, जिसमें 1910 में एडसन ने की थी, और 1913 में अमरनाथ ने की थी, और 1917 में पर्ची ब्राउन ने की थी। आप कंफ्यूज मत होना, आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो तीनों याद रखना। ये पर्वत श्रृंखला पे जो है वो चावर थल पर है, और ये माट नदी पर स्थित है। क्या? सिगनपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुल इन गुफाओं की जो संख्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिगनपुर में कितनी गुफाएं मिली हैं, तो वो 50 गुफाएं मिली हैं। वर्तमान समय में यह गुफाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में है, पहले ये मध्य प्रदेश में थी, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। सिगनपुर से प्राप्त स्थान कबरा पहाड़, कर्मागढ़, खैरपुर, वेतलदा, खरसिया आदि हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्थान सिगनपुर का नहीं है, तो एक किसी और का दे देगा और 3 इसमें से डाल देगा, तो आप इसलिए इनको भी ज़रूर याद रखें। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे गहरी गुफा कुटमशर है, जिसकी जो तुलना की गई है वो अमेरिका में स्थित कार्लसबाद ऑफ केव से की गई है। तो आप ये ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की किस गुफा का जो संबंध है वो अमेरिका की गुफा से है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि कुटमरसर की जो गुफा है वह कहाँ पर है, तो और उसकी किस केव से वो तुलना की गई है, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा सिगनपुर से प्राप्त प्रमुख चित्र। जो सिगनपुर में जो चित्र मिले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। जंगली सांड को पकड़ते हुए बरछी से खेलते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य मिला है, वो सिगनपुर से मिला है। और घायल भैंसे, ये पैसे नहीं है, सॉरी, भैंसे कर लेने से, भैंसे पूरी तरह से तीरों से घायल है, जो बंधा हुआ है, दम तोड़ रहा है, वो भी सिगनपुर से मिला है। और मत्स्य कन्या का जो चित्रण है वो भी सिगनपुर पर ही हुआ है। असंगत कंगारुओं का चित्र भी जो मिला है वो सिगनपुर से ही मिला है। और विशालकाय छिपकली, वह भी कबरा पहाड़ से मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहेलिया कर्मागंड का जो चित्र मिला है वो भी सिगनपुर से मिला है। यहाँ के सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वे छेपांकन पद्धति पर मिले हैं, जिसे स्टेंसिल भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि छेपांकन पद्धति का सबसे अधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है, तो वो सिगनपुर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक स्थल, नेक्स्ट हमारा होशंगाबाद, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। इसकी भी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे, जिसने खोज की थी, वो मनोरंजन घोष ने की थी 1922 में, याद रखना अच्छे से। और इसकी जो नदी है वह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यहाँ की गुफाओं की जो संख्या है वो 12 है मात्र। और जो प्राचीन समय में होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता था। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नर्मदापुरम के नाम से किस प्रागैतिहासिक स्थान को जाना जाता है, तो वो होशंगाबाद होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि होशंगाबाद की दूरी पंचमढ़ी से कितनी है, तो वो 45 किलोमीटर की दूरी है और वह नर्मदा घाटी पर है। यहाँ के अधिकतर जो चित्र हैं वे ये भी छेपांकन पद्धति में, सिगनपुर की और ये जो है होशंगाबाद की, ये दोनों ही छेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। प्रसिद्ध चित्र है यहाँ का जिराफ समूह है, और छलांग मारते बारहसिंगा है। 4 धनुर्धरों का चित्रण किया गया है, और 4 फीट लंबा हल्के पीले रंग से एक विशालकाय हाथी का चित्रण भी यहीं पर मिला है, होशंगाबाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ढाल और अस्त्र लिए एक योद्धा भी तैयार खड़ा है, जो इसका भी चित्रण होशंगाबाद में हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, और जो स्थान है वो होशंगाबाद में पड़ता है, और ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है।
आजमगढ़ होशंगाबाद से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आजमगढ़ है वो होशंगाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वह भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो आप ये जरूर याद रखें। आजमगढ़ भीमबेटका से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आजमगढ़ है वो भीमबेटका से कितनी दूरी पर है, तो वो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आदमगढ़ 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है जो आदमगढ़ है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आजमगढ़ से प्राप्त कुछ प्रमुख चित्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मयूर का चित्र। मयूर का चित्र मिला है आजमगढ़ में। आदिम वन देवी का भी चित्र मिला है आजमगढ़ से, और जिराफ समूह का भी चित्र मिला है आजमगढ़ से। ये आजमगढ़ से होशंगाबाद से भी मिला है इसका चित्र, जिराफ का समूह, और महामहिष का भी चित्र मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी भी हमारा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर जिला पूछा जाता है तो होशंगाबाद है। अगर खोज पूछी जाती है कि इसकी खोज कब की थी, जी.आर. हंटर में। अगर जी.आर. हंटर पूछा जाता है तो 1932 होगा। अगर डी.एच. गार्डन पूछा जाता है तो 1936 होगा। तो ये 2 लोगों ने की थी पंचमढ़ी की, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, अगर ये पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाती है तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है। अगर नदी पूछी जाती है तो तवा नदी पर है। और यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या है वो 50 है पंचमढ़ी पे। और इन गुफाओं को, पंचमढ़ी की जो गुफाएँ हैं उन्हें अल्तामीरा की गुफा से इनकी कंपेयर की जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम्स में। होशंगाबाद से पंचमढ़ी की दूरी 41 किलोमीटर की है। और पंचमढ़ी से प्राप्त जो भी चित्र होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वे किस काल से हैं, तो वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को 3 श्रेणी में रखा गया है। पहले स्तर में तकिया नुमा या डमरू नामा आकृतियाँ हैं। दूसरे स्तर में जो आती हैं वो आकृतियाँ बेडोल हैं, ओजपूर्ण है, असंतुलित हैं, यानी कि उनका कोई भी संतुलित तरीके से नहीं बना है। इनका जो अहेरिया जीवन की दिखाई गया है, यानी कि इनमें कोई सुडोलता नहीं है या फिर सिस्टमेटिक वे नहीं है। इसे 2 तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तर आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बनी है, कुछ चित्र आम घरेलू जीवन पर है, सामाजिक जीवन से संबंधित है। इनके आखेट के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ के जो चित्र हैं ज़्यादातर आखेट से ही संबंधित है। और यहाँ पर एक प्रमुख चित्र है शहद एकत्रित करते हुए, यानी कि जो यहाँ के जो आदि मानव था वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटिव जो होते थे उन्हीं का चित्रण करता था, जो उनके इर्द गिर्द होता था। एक ये भी चित्र है कि घुड़सवार योद्धा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भी है। पंचमढ़ी के चित्रों में लाल, काले और कुछ सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं पर हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। पंचमढ़ी की जो गुफाओं की तुलना की गई है, जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि वो अल्तामीरा की गुफाओं से की गई है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की किस गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है, तो पंचमढ़ी की जाती है। पंचमढ़ी से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों को पुत्री भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुत्री भी। ये पूछ लिया जाएगा कि किस भारतीय गुफा को पुत्री के नाम से जाना जाता है, तो पंचमढ़ी की गुफाओं को। नेक्स्ट देख लेते हैं। B.S. अग्रवाल वासुदेव सर ने यहाँ के चित्रों को रक्त की पुत्री कहा है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि पंचमढ़ी की गुफाओं को किसने रक्त की पुत्रियाँ कहा है, तो वो B.S. अग्रवाल वासुदेव ने कहा है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है पंचमढ़ी को, तो सतपुड़ा की रानी भी कहा गया है। पंचमढ़ी की गुफाओं का संबंध महाभारत के पांडवों से। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव पुत्र थे वो सभी यहाँ पर आकर रहे थे, तो इसी के नाम पर इस पंचमढ़ी का नाम रखा गया था। पंचमढ़ी गुफाओं के चित्रों की सीमा रेखा जो बनी है वह लाल रंग से बनी है। पंचमढ़ी से जो प्राप्त स्थल हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है महादेव बाजार नींबू भोज, इमली कोहो, मांडा देव, मांडराज, लस्करिया खो, डोरोथी द्वीप, बनियावेरी व नाकिया या झलाई। ये सभी पंचमढ़ी के ही क्षेत्र हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त कुछ प्रमुख चित्र हैं। एक है नृत्य वादन का चित्र जो कि जम्बू द्वीप से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शहद एकत्रित करते हुए चित्र जो है वो भी पंचमढ़ी से मिला है। और शेर के आखेट का जो चित्रण मिला है वो भी मांडादेव से मिला है। विशाल का चीते का जो चित्र मिला है वो भी मांडादेव से मिला है। और कांटेदार जीवशाही का चित्र मिला है वह भी जम्बू द्वीप से मिला है। विशाल का बकरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो वो कहाँ से मिला है? वह भी बाजार केव से मिला है। तंतु वादन का चित्र कहाँ से मिला है? वो नींबू भोज से मिला है। सितार वादन और गर्दन देवता के चित्र कहाँ से मिले हैं? वह लस्करिया खोह से मिले हैं।
गुलाबी रंग से अंकित एक स्त्री का चित्र मिला है, वह कहाँ पर है? तो ये वह है मटरेंजा में। बंदरों का समूह कहाँ से मिला है? वह इमली खो में मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सांबर की आखेट का दृश्य कहाँ से मिला है? इमली खो से मिला है। संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? तो वो पंचमढ़ी में किए गए हैं। धनुर्धरधारियों की सबसे अधिक जो चित्रण हुआ है वह पंचमढ़ी में ही हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा धनुर्धरों का चित्रण कहाँ पर किया गया है, तो वो पंचमढ़ी में किया गया है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी भीमबेटका की गुफाएं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, जो कि 600 चित्र मिले हैं समथिंग। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये रायसेन ज़िले में है। इसकी जो खोज हुई थी वह 1958 में हुई थी वाडकर द्वारा, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ये पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर है और आजमगढ़ की पहाड़ियों में है, अगर पहाड़ी पूछा जाता है तो। और ये अवेदुल्लागंज में के समीप स्थित है। यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या जैसे मैंने भी बताया 600 है, और यहाँ पर जो चित्रित गुफाएँ यानी कि चित्रित गुफाएं उनमें से 275 हैं। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर, ये कई बार पूछा गया है कि भोपाल से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है भीमबेटका की गुफाएं, तो वो 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के जो चित्र हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफा का जो चित्र है वो सामूहिक नृत्य करते हुए हैं, रेखांकित मानव आकृतियाँ हैं, पशु पक्षी और युद्ध है, प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलापों के चित्रण किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः 3 प्रकार के चित्र मिले हैं, तो जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर किस किस का जो चित्र हुआ है, पशु का, पक्षियों का, मानव का, वो किस रूप में हुआ है? पशु का जो चित्र हुआ है एक तो आखेट के रूप में हुआ है और एक पालतू जानवर के रूप में हुआ है। पक्षियों का जो चित्रण हुआ है एक मनोरंजन की दृष्टि से हुआ है और दूसरा सजावट की दृष्टि से किया गया है। मानव का जो चित्रण हुआ है वो तो एक सामाजिक जीवन के रूप में किया है और शिकार करने की दृष्टि से, 2 रूप से यहाँ पर चित्रांकन किया गया है प्रागैतिहासिक काल में। धरातल जो था यहाँ का दीवारें थी, गुफाओं के अंदर थे या फिर चट्टानों पर बनाए गए हैं, शिलालेख जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो रंगों का जो प्रयोग हुआ है वह खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें लाल और सफ़ेद हैं, कहीं कहीं पर पीले रंग भी हैं और हरे रंग भी प्रयोग किए गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भीमबेटका की गुफाएं कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं, तो वह 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं जो पूछा जाता है कि वह किस युग से संबंधित हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो मध्यपाषाण काल से हैं, लेकिन ये तीनों से संबंध रखता है, प्रापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाता है तो वो मध्यपाषाण काल से रहेगा। यहाँ के जो चित्र वो इतने सुडौल और इतने ज़्यादा संख्या में थे, तो इसी चीज़ को देखते हुए यूनेस्को ने भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। लाल रंग का जो प्रयोग किया है यहाँ पर हिम्मत हिरोंजी या घेरूस के रूप में हुआ है, इन 3 चीज़ों का यूज़ हुआ है। और हरा रंग जो था वो कैल्सेडोनियन नामक पत्थर से निकाला गया था, उसको पीसकर, जो उन्नत किस्म का होता है। सफ़ेद रंग का जो प्रयोग किया गया है चूने के पत्थर को पीसकर किया गया है। भीमबेटका को चिड़ियाघर या फिर जू रॉक सैल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है फैक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक सॉल्ट में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्राचीन पशु का जीवाश्म डिकिसोनिया, जो कि एक जीन्स है जो विलुप्त हो चुका था, उसका जीवाश्म मिले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोडवान में प्रकाशित किया गया है, इस बात की जानकारी तो आप ज़रूर याद रखना। इसके प्रमुख चित्र हैं, यानी कि भीमबेटका के प्रमुख चित्र हैं हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, शिकार दृश्य और वाद्य यंत्र बजाता हुआ आदमी, शिशु का जन्म और गर्भधारण महिला। ये इसके फेमस चित्र हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ भी हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, और ये अगर जिला पूछा जाता है तो ये मुरैना में है और नदी आशान नदी पर है। और यहाँ की जो चित्र है यहाँ पर ज़्यादातर मधुमक्खी के छत्तों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो किया गया पहाड़गढ़ में जितना भी चित्रण किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मधुमक्खियों की छत्तों से भरे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आता हमारा झारखंड का प्रागैतिहासिक केंद्र, यानी कि झारखंड पर जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उसमें चक्रधरपुर है जो कि बिहार में है। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? रिलेटिव शिकार से संबंधित हैं। मानवाकृति चित्र मिली हैं, यहाँ पर जो चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो शिकार से संबंधित ज़्यादा
प्राप्त हुए। यहाँ से जो प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो झारखंड चक्रधरपुर से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनका समय असित कुमार हल्दर ने कितना माना है, वो 3000 ईसा पूर्व माना है। नेक्स्ट देख लिए। नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक है, जिसमें विल्लासरगम है जो कि तमिलनाडु में है, लेकिन वर्तमान समय में अब ये आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को कि वे वर्तमान में कहाँ पर, तो वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पहले वो तमिलनाडु राज्य में थी। यहाँ जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। विल्लासरगम में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुए हैं वो जादू टोने के चित्र मिले हैं, प्रतीक जो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बेलारी जो है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। बेलारी की जो खोज की थी वो एफ फास्फेट ने 1892 में की थी, और यहाँ का जो ये स्थल था वो यानी कि ये यहाँ के जो चित्र प्राप्त हैं उत्तर पाषाण काल में आते हैं। मानव निवास का प्रमुख केंद्र भी रहा था। बेलारी गुफा की समानता स्पेन की कोगुला गुफा से, जैसे कि पंचमढ़ी की जो की जाती है स्पेन की अल्तामिरा से, वैसे ही बेलारी की जो समानता की जाती है स्पेन की कोगुला गुफा से की जाती है। यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वह जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र मिले हैं यहाँ पर, और 6 कोणों का जो सितार मिलता है वो भी यहीं से मिला है, तो वो भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रायचूर जो कि कर्नाटक में है, और इसकी जो खोज की थी वह 1955 में की थी, जिसके खोजकर्ता थे श्रीमती आलचियन थे। और ये जो रायचूर है वह कहाँ पर है, ऋषि मुख पर्वतमाला पर स्थित है। अगर पर्वतमाला पूछी जाती है तो ऋषि मुख पूछी जाती है, तो ऋषि के नाम से आप याद रख सकते हो। श्रीमती आलचीन ने यहाँ के चित्रों को 3000 ईसा पूर्व माना है। जैसे कि वहाँ पर असित कुमार ने माना था, यहाँ पर श्रीमती आलचीन ने भी इसे 3000 ईसा पूर्व का ही माना है। नेक्स्ट आता है हमारा वायनाड एडकल की गुफाएं, जो कि केरल में स्थित है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1901 में हुई थी, और खोज करता थे इसके फाशेट। और बेलारी के समान ही, जैसे कि बेलारी में यहाँ पर जादू के अनेक चित्र मिले थे, यहाँ पे भी जादू से ही संबंधित चित्र मिले थे। प्रसिद्ध चित्र पर है यहाँ का यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो सिर पर टोपी पहने हुए मनुष्य है, जो कि सभी एग्जाम से मोस्टली पूछा ही गया है। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो चित्र मिले हैं वो अल्निया नदी घाटी पर मिले हैं, जो गेरू रंग से बने हुए हैं। और कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो सीता जी की मांडो के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के या फिर कोई स्थान दे देगा कि वह कहाँ की चित्रों को सीता की मांडो के नाम से जाना जाता है, तो वो अल्निया नदी पर प्राप्त जो चित्र हुए हैं कोटा में उन चित्रों को माना जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थल। उत्तराखंड में भी कुछ चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ी में शैल चित्र मिले हैं कुछ, और अल्मेड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर सियाल नदी के किनारे स्थित लिखुडियार्ड में भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लुखनिया, यानी कि लिखुडियार्ड जो होता है उसका शब्द का अर्थ क्या होता है, 1 लाख गुफाएं। तो इससे इसी शब्द से ही विदित होता है कि 1 लाख मतलब लखुडियार्ड, ठीक है। तो आप ये याद रखना। यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांटा है, एक मानव चित्र है, पशु चित्र हैं, और ज्यामितीय आकृति चित्र हैं। तो ये जो कि बेसिक जैसे कि बताया कि आपको प्रागैतिहासिक जो समय था जो पूरा ही था वो आदि मानव से था, जो अपनी चीज़ें वो करते थे रोज़मर्रा से संबंधित, वो उन्हीं को चित्रित कर देते थे दीवारों पर। और कश्मीर से प्राप्त हैं प्रागैतिहासिक स्थल, जो कि कश्मीर में भी शिलाचित्र ही मिले हैं। अब हम जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं जिन्होंने इनकी जो खोज की थी उनको अपने अपने लेख में किस तरीके से प्रस्तुत किया था और उनको क्या क्या नाम दिया था। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो पहला है हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसकी जो खोज की इसकी जो 1950 में स्टुअर्ट पिगार्ड ने किया था। इस जो पुस्तक थी इसका जो लेखन किया था वो स्टुअर्ट पिगार्ड ने किया था। और दूसरी आती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जिसका 1958 में एलन हार्ट ब्रांडिंग ने किया था। प्री हिस्टोरिक दोनों में है, इंडियन और पेंटिंग इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसको आप याद रखना। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसकी जो इस नाम से जो खोज की थी जिसका जो पुस्तक लिखी थी वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखी थी 1967 में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से। इंडियन पेंटिंग्स के नाम से जो की थी वो पर्सी ब्राउन ने की थी 1929 में। तो आप ये याद रखना कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि प्री हिस्टोरिक, तो इंडियन पेंटिंग्स इस चीज़ का ध्यान करके आप अच्छे से इन्हें लिख भी सकते हो ताकि आप अच्छे से याद कर सको।
नेक्स्ट है ओवर हेरिटेज इन आर्ट, जो पुस्तक थी वो असित कुमार हल्दर ने लिखी थी 1950 में। और नेक्स्ट है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स नाम से जो पुस्तक लिखी थी वो D.H. गार्डन ने लिखी थी 1936 में। और लास्ट है हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो कि जॉन लुबाक ने लिखी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।